नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम पिछली वीडियो में हमने मार्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने मार्क्स का जीवन परिचय, उनकी पुस्तकें और मार्क्स के विशेषकर प्रौढ़ मार्क्स के दो मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो मित्रों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताते समय मैंने आपको बताया भी था, इसमें मूल चीज भौतिकवाद है। भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व कण है, पदार्थ है। तो मार्क्स कहता है कण पदार्थ का मतलब है भौतिक परिस्थितियां हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली है, और उत्पादन प्रणाली में विकास के साथ ही समाज का विकास हुआ है। लेकिन मार्क्स ये भी कहता है ये विकास सीधी रेखा में ना होकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हुआ है, जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उसने पूरा समाज समझाया भी कि सबसे पहले दास अवस्था आती है, दास अवस्था के बाद सामंतवाद आता है, सामंतवाद के बाद फिर पूंजीवाद आता है, फिर पूंजीवाद के बाद सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, फिर लास्ट अवस्था रहेगी साम्यवाद। और साम्यवाद चूंकि वर्गविहीन, शोषणविहीन, राज्यविहीन अवस्था है, उसमें पूर्णतः समानता आ जाती है और उसके बाद समाज का विकास रुक जाता है। तो अंतिम अवस्था साम्यवाद, आदर्श समाज जो उनका साम्यवाद है, उसकी मार्क्स स्थापना भी करते हैं। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 मूल नियम भी मैंने बताए थे कि विपरीतों की एकता व संघर्ष का नियम, यानी कि हर समाज में, हर संस्था में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है और संघर्ष के कारण ही परिवर्तन होता है, नया समाज आता है। फिर मैंने बताया था कि मार्क्स कहता है दूसरा नियम है कि 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन है, अर्थात अधिरचना में परिवर्तन है, जबकि जो गुणात्मक परिवर्तन है वो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन को मार्क्स क्रांति का नाम देता है और कहता है इन गुणात्मक परिवर्तन के नाम से या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से ही समाज का विकास होता है। और यही महत्वपूर्ण है। उसका कथन भी है जब पवन चक्की से उत्पादन होता है तब सामंतवाद आता है, जैसे भाप के इंजन से आविष्कार होता है तो पूंजीवाद आता है। तो इस प्रकार मार्क्स गुणात्मक परिवर्तनों को महत्वपूर्ण मानता है। तीसरा नियम है निषेध का निषेध नियम। ये प्रथम नियम पर ही आधारित है, ये उसने हीगल से ग्रहण किया था। उसमें कहता है हर समाज में सहयोग के साथ संघर्ष पाया जाता है, संघर्ष को रोकने के लिए नया समाज आता है, नए समाज में भी संघर्ष पाया जाता है, उसमें रोकने के लिए फिर नया समाज आता है। कहते हैं ये नए समाज की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक साम्यवाद नहीं आता। तो ये मैंने सारी बातें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो पूरक सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद पर भी चर्चा की थी, जिसे सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत या आर्थिक नीतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। उसने मार्क्स ने उसमें पूरा बताया कैसे आधार से अधिरचना में परिवर्तन होता है, कैसे अर्थव्यवस्था से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो उसने बताया भी कि वास्तव में अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। उत्पादन के साधन, श्रम शक्ति और उत्पादन संबंध। और अधिरचना में वो शामिल करता है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था को। कहता है जब आधार में परिवर्तन होता है उसके बाद अधिरचना में परिवर्तन आएगा। सबसे पहले उत्पादन के साधन में होता है, उत्पादन के साधन के बाद श्रम शक्ति परिवर्तित होती है तो उत्पादन संबंध बदल जाते हैं। जब उत्पादन संबंध बदल जाते हैं तो अधिरचना में बदलाव आ जाता है। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था आपको वहाँ पर, तो मैंने बताया था कि जैसे ही हल के जूग का आविष्कार होता है तो उत्पादन का साधन बदल गया। पहले व्यक्ति हल खींचता था, जब हल का जू आ गया तो बेसिकली बैल हल चलाने लगे, तो उसके बाद जो दास था वो कहीं ना कहीं किसान बन गया। अब संबंध क्या हो गए? जमींदार कृषक के हो गए। श्रम शक्ति में निपुणता आ गई। जब उत्पादन संबंध बदल गए, स्वामी दास से स्थान पर जमींदार कृषक हो गए, तो अवस्था भी क्या आ गया? राज्य का रूप भी क्या हो गया? दास अवस्था वाले राज्य के स्थान पर सामंतवादी राज्य आ गया। तो इस प्रकार से मार्क्स बताता है आधार से अधिरचना में जो परिवर्तन होता है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उसे क्षैतिज परिवर्तन का नाम भी देता है। फिर वो समाज की अवस्थाएं कैसे कैसे विकास हुआ, तो अपनी पुस्तक जो द एंड्रिथ ऑफ लुइस नेपोलियन है 1852 में लिखी गई थी, उसमें पूरी 5 अवस्थाएं भी बताता है। पहली अवस्था कहता है आदिम साम्यवाद थी, फिर दास अवस्था थी, दास अवस्था के बाद सामंतवाद आता है, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आता है, और पूंजीवाद चूंकि शोषण की उच्चतम अवस्था थी, वर्ग संघर्ष की उच्चतम अवस्था थी, इसमें शोषक वर्ग की संख्या बहुत कम रह जाती है, मुट्ठी भर रह जाती है, और शोषित वर्ग की संख्या का विस्तार हो जाता है। इसलिए मजदूर संगठित होकर क्रांति करते हैं और क्रांति करके सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना कर देते हैं, और सर्वहारा का अधिनायक तंत्र जो है अस्थायी है, अंतिम रूप से फिर साम्यवाद आ जाता है। इस प्रकार से
पूरा मैंने आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना वहां पर की थी। हम मार्क्स के अगले विचारों को पढ़ेंगे, प्रौढ़ मार्क्स के, मेनली अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आइए मित्रों, मैं पीपीटी के माध्यम से बताता हूं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके माध्यम से वो पूरा शोषण की प्रक्रिया का विवेचना करता है। ये किस पुस्तक में दिया था? उसकी मेन पुस्तक तो ये थी वैल्यू प्रॉफिट एंड प्राइस 1865, यानी कि 35 कम 1900। इस पुस्तक में वो बेसिकली अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी आरंभिक व्याख्या थ्योरी ऑफ सरप्लस नामक पुस्तक में ही कर देता है। थ्योरी ऑफ सरप्लस में आरंभिक व्याख्या करता है। मेन किताब तो यही है, वैल्यू प्रॉफिट एंड प्राइस, लेकिन आरंभिक किताब कौन सी है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है। इसमें जो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, ये कहीं ना कहीं रिकार्डो से प्रभावित होकर देता है। रिकार्डो एक पूंजीवादी विचारक था, तो ये कहता भी है, श्रम के मूल्य का सिद्धांत देता है। कहता है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण, विनिमय मूल्य का निर्धारण श्रम करता है। कौन कहता है? रिकार्डो। यानी कि किसी वस्तु की जो कीमत निर्धारित की गई है, विनिमय मूल्य निर्धारित किया गया है, मूल्य का मतलब विनिमय मूल्य, ये श्रम से निर्धारित होता है, ऐसा रिकार्डो ने कहा था। तो बेसिकली वही बात कहीं ना कहीं मार्क्स भी कहता है। मार्क्स आगे कहता है कि रिकार्डो ने बिल्कुल सही कहा है कि हर वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम से करता है, लेकिन वो जो रिकार्डो रहता है, मार्क्स कहता है कि वो पूंजीपति के श्रम की बात करता है। पूंजीपति और राज्य के संबंध तो परिभाषित कर देता है। भाई पूंजीपति कहता है, रिकार्डो कहता है कि श्रम चूंकि पूंजीपति करता है, इसलिए राज्य को पूंजीपति पर कर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मार्क्स कहता है कि रिकार्डो ये बात तो अधूरी कह देता है, श्रम पूंजीपति कहां करता है, श्रम तो श्रमिक करता है। वो ये बात भूल जाता है। कौन करता है? श्रमिक। इसलिए रिकार्डो ये बात भूल जाता है कि श्रम तो श्रमिक करता है, अर्थात किसी वस्तु के जो विनिमय मूल्य है, कीमत है, उस पर हक श्रमिक का होना चाहिए, पूंजीपति का नहीं होना चाहिए। यानी कि रिकार्डो का सिद्धांत है, रिकार्डो से ही वो लेता है और रिकार्डो पर ही प्रहार कर देता है। रिकार्डो क्या कहता है कि पूंजीपति श्रम करता है, इसलिए किसी वस्तु की कीमत पूर्णतः किसको मिलनी चाहिए? पूंजीपति को, राज्य को कर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मार्क्स कहता है नहीं, श्रम तो श्रमिक करता है, पूंजीपति कहां करता है, इसलिए वस्तु की कीमत पर आधार पूरा अधिकार किसका होना चाहिए? श्रमिक का। लेकिन श्रमिक को बहुत कम अंश मिलता है, अधिकांश भाग ये पूंजीपति हड़प ले जाता है। जो पूंजीपति जो भाग हड़पता है वही अतिरिक्त मूल्य है। तो मार्क्स के शब्दों में श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है, उसका अंतर अतिरिक्त मूल्य है। भाई श्रमिक, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, तो मार्क्स के अनुसार उस पर पूर्णतः अधिकार किसका है? श्रमिक का है। लेकिन पूंजीपति को, श्रमिक को मिलता कितना है? पूंजीपति देता कितना है? मात्र 100 रुपए देता है। 900 रुपए स्वयं पूंजीपति हड़प लेता है। ये 900 रुपए जो पूंजीपति ने अपने जेब में रखे हैं, मार्क्स के अनुसार यही अतिरिक्त मूल्य है, यही श्रमिकों के शोषण का कारण है। जैसे मैंने उदाहरण भी दे रखा है, मान लीजिए कोई शर्ट 1000 रुपए की है, परंतु श्रमिक को 100 रुपए मिलते हैं और 900 रुपए पूंजीपति अपने पास हड़प लेता है। ये 900 रुपए ही अतिरिक्त मूल्य है और यही अतिरिक्त मूल्य मजदूरों के शोषण का कारण है। ये बेसिकली मार्क्स कहता है अगर ये अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को मिल जाए तो वास्तव में श्रमिकों का उत्थान हो जाए, सभी समस्याओं का निदान हो जाए, असमानता समाप्त हो जाए। आगे देखिए मित्रों क्या कहता है मार्क्स। तो कहता है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है अतिरिक्त मूल्य का। किसका प्रभाव है? अतिरिक्त मूल्य का। किसके शब्दों में? मार्क्स के शब्दों में। अतिरिक्त मूल्य का प्रभाव क्या है? तो कहता है सबसे पहले इस अतिरिक्त मूल्य के कारण आज श्रमिकों की शोषण बहुत अधिक हुआ है, उनकी दशा दयनीय हो गई है। फिर कहता है सरबराह क्रांति का कारण भी अतिरिक्त मूल्य है। फिर कहता है अतिरिक्त जनसंख्या का कारण भी अतिरिक्त मूल्य है और इसमें माल्थस की आलोचना कर देता है। माल्थस कहता है कि वास्तव में अतिरिक्त जनसंख्या क्यों पैदा होती है। माल्थस कहता है कि जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर अनुपात में बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है 2, 4, 6, 8। जो खाद्यान्न है वो अंगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, 1, 2, 3। इसलिए बेसिकली अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है, जनसंख्या बाहर की स्थिति आ जाती है। क्योंकि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? गुणोत्तर अनुपात में 2, 4, 6 के। मार्क्स कहता है गलत, ये माल्थस का सिद्धांत गलत है। वास्तव में अतिरिक्त जनसंख्या का कारण अतिरिक्त मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य के कारण जब श्रमिकों का शोषण होता है तो वो दयनीय दशा में आ जाते हैं, उनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता, उनको ही हम बाहर कह देते हैं कि ये तो फालतू हैं, काम नहीं करते हैं, गरीब हैं, फालतू हैं, उन्हीं को अतिरिक्त जनसंख्या कह दिया जाता है।
ये मार्क्स का कहना है। मार्क्स माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करता है इस संदर्भ में। तो ये उसने अतिरिक्त मूल्य का प्रभाव बताया मार्क्स ने। लेकिन अब इसकी आलोचना बहुत अधिक होती है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की। तो क्या आलोचना होती है वो सुन लीजिए। पहला तो मार्क्स क्या है, पूंजी लागत। भाई पूंजी भी लगती है, उसकी बात तो करता नहीं। भाई कोई भी बिजनेस होता है उसमें खाली श्रम ही श्रम थोड़ी लगता है, पैसा भी लगता है, मानसिक श्रम भी लगता है, उसकी भी अवहेलना करता है। महत्व क्या है इसका? महत्व यह है, यह समाजवाद के प्रचार में सहयोगी रहा। समाजवाद के प्रचार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई, क्योंकि जो निम्न वर्ग रहता है, श्रमिक वर्ग रहता है, उसको मोटी मोटी बातें समझ आती हैं और मोटी मोटी बात समझाने में यह समाजवाद के प्रचार में बहुत अधिक सहयोग रहा। अब मित्रों आगे आता है कि कौन कौन से विद्वानों ने, किस किस विद्वान ने आधुनिक युग में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का अध्ययन किया। पहला है एलन ओकले। इन्होंने किताब लिखी मार्क्स क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1985। इसमें वो अतिरिक्त मूल्य पर चर्चा करते हैं, बताते भी हैं कि पूंजी लागत मानसिक श्रम की मार्क्स अवहेलना करते हैं। वैसे आर्थर मूरे ने कहा था कि वो मानसिक श्रम की अवहेलना करते हैं। फिर TW हटिश्चन हैं, इन्होंने किताब लिखी थ्योरी ऑफ सरप्लस बाय वैल्यू बाय मार्क्स 1953। इसमें पूरा ये हटिश्चन भी अध्ययन करते हैं। तो ये दो किताबें भी आपको ध्यान रखनी है। पहली एलन ओकले की है, ये किताब है, किताब का नाम एलन ओकले की मार्क्स क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 85 की। दूसरी हटिश्चन की किताब है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बाय मार्क्स 53 की है। दो ये पुस्तकें पूछें किसकी हैं, किसने आधुनिक युग में मार्क्स के सरप्लस वैल्यू का अध्ययन किया है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, बहुत बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंट हैं आप लोग, तो ये सारी बातें आप समझदार हैं, अपने आप समझ भी जाएंगे। आगे देखते हैं मित्रों, इसके बाद मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। तो ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर ही आधारित है, अतिरिक्त मूल्य पर आधारित है। वास्तव में तीनों से जुड़ा हुआ है, चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, ऐतिहासिक भौतिकवाद हो, चाहे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो। वास्तव में मार्क्स की जो मेन पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसका वाक्य भी है, अंत में लिखा भी है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कैसा इतिहास रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास। इस वर्ग संघर्ष की शुरुआत कब हुई, इसकी व्याख्या मार्क्स की तुलना में एंगल्स थोड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। तो एंगल्स ने किस किताब में की वो भी मैं आपको बताता हूं मित्रों। एंगल्स जो मार्क्स के सहयोगी थे, सहलेखक भी थे अनेक किताबों के, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जर्मन आइडियोलॉजी, होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और ऑन इंडिया में सहलेखक थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, 1884 में लिखी थी। मूलतः ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। 1902 में इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1884 में तो किस भाषा में प्रकाशित हुई? जर्मन में। और 1902 में क्या हुआ? अंग्रेजी संस्करण। किताब कौन सी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें एंगल्स क्या कहता है? इसमें एंगल्स कहता है कि वास्तव में महिला पहला शोषित वर्ग थी और परिवार पहली शोषक संस्था। तो परिवार की आलोचना करता है, कहता है परिवार भी महिला का शोषण करता है, महिला पहला शोषित वर्ग थी। तो कहता है पहला शोषित वर्ग महिला थी। फिर कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण, निजी संपत्ति के उद्भव के कारण समाज दो भागों में बढ़ जाता है। कहता है पहले आदिम साम्यवाद में जैसे हल का आविष्कार हुआ तो निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, कुछ लोगों ने भूमि गिर कर कहा मेरी है, तो वैसे ही समाज दो भागों में बट गया, स्वामी और दास। और स्वामी और दास बढ़ते ही जो स्वामी था उसने भूमि पर कब्जा कर लिया और दासों का शोषण को शुरू कर दिया। यहाँ स्वामी शोषक वर्ग है, हैव्स है, और दास हैव्स नॉट है। हैव्स नॉट है। उसके बाद कहता है सामंतवाद में जो है दो ही वर्ग थे, एक जमींदार एक कृषक, एक जमींदार एक कृषक। कहते हैं जमींदार और कृषक दो वर्ग थे। जमींदार तो शोषक वर्ग था, हैव्स था, कृषक हैव्स नॉट था। यहां पर जमींदार शोषण कर रहे थे और यहां दास अवस्था की तुलना में सामंतवाद में शोषण अधिक था, वर्ग संघर्ष अधिक था, राज्य का कार्य भी अधिक था। उसके बाद मार्क्स कहता है एंगल्स, उसके बाद पूंजीवाद आ जाता है। कौन सा आ जाता है? पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में एंगल्स कहता है कि दो वर्ग थे, पूंजीपति और श्रमिक। एंगल्स और मार्क्स क्या कहते हैं? इसमें दो वर्ग थे, पूंजीपति और श्रमिक। कहते हैं पूंजीपति की संख्या शोषक वर्ग की संख्या, शोषक वर्ग था ये हैव्स और ये हैव्स नॉट। कहता है इसकी संख्या बहुत कम, न्यूनतम रह जाती है, मुट्ठी भर रह जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ जाती है, बहुत विस्तार हो जाता है, बहुत विस्तार। तो कहता है इसलिए यहां पर वर्ग संघर्ष उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है।
वर संघर्ष, शोषण, ये उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? उच्चतम अवस्था में। तो वर संघर्ष सर्वाधिक कहां तक कहता है मार्क्स के अनुसार, एंगल्स के अनुसार? कहते हैं पूंजीवाद में था। तो इसलिए कहता है यहाँ अतिरिक्त मूल्य के कारण शोषण भी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है। तो कहता है इसलिए श्रमिक संगठित होते हैं और क्रांति करते हैं, और क्रांति कर सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना करते हैं। और सर्वहारा का अधिनायक तंत्र का मेन उद्देश्य है कि सभी को श्रमिक बनाना। जब सभी को श्रमिक बनाया जाएगा, सब एक ही वर्ग के रहेंगे, तो वर्ग संघर्ष कम होने लगेगा। तो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में वर्ग संघर्ष कम होने लगता है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है? वर्ग संघर्ष कम। और कहता है जब सभी श्रमिक बन जाएंगे तो शोषण भी समाप्त हो जाएगा। जब शोषण समाप्त हो जाएगा तो राज्य लुप्त हो जाएगा। अंत में वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज्य विहीन साम्यवाद की स्थापना होगी। और साम्यवाद में वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग संघर्ष भी खत्म हो जाएगा, यहां समाप्त हो जाएगा। कहां पर समाप्त होगा? साम्यवाद में। ऐसा एंगल्स मार्क्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मार्क्स के अनुसार साम्यवाद में जाके वर्ग संघर्ष समाप्त होगा, सर्ववर्ग के अधिनायक तंत्र में कम होगा, पूंजीवाद में उच्चतम अवस्था में होगा। लेकिन मित्रों थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली इसमें वो क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, जैसे माओ क्या कहता है और लेनिन क्या कहता है, वो भी ध्यान रखना है। लेनिन क्या कहता है, माओ क्या कहता है। माओ के बारे में पहले सुनना है। माओ कहता है सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में वर्ग संघर्ष बना रहेगा, उतना ही अवस्था में बना रहेगा जितना पूंजीवाद में, और वर्ग संघर्ष अनेक रूपों में सामने आएगा। इसलिए सर्वहारा का अधिनायक तंत्र अस्थायी अवस्था नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है। इसलिए क्योंकि यहाँ वर्ग संघर्ष लंबे समय तक बना रहेगा, साम्यवाद आसानी से नहीं आएगा, ऐसा माओ कहता है। इसलिए वो निरंतर क्रांति का सिद्धांत देता है। तो कहता है हमें आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी समाजवाद लाना होगा, तभी वर्ग संघर्ष का वास्तविक अंत होगा। तो ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है। जहां मार्क्स और एंगल्स क्या कहते हैं, सर्वहारा का अधिनायक तंत्र अस्थायी है, और जैसे ही सर्वहारा का अधिनायक तंत्र आएगा कुछ समय में वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। लेकिन माओ क्या कहते हैं, ये वर्ग संघर्ष लंबे समय तक चलेगा, और सर्वहारा का अधिनायक तंत्र एक लंबे समय तक चलने वाली अवस्था है, और साम्यवाद आसानी से नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए। चलो मित्रों आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या बातें हैं, तो वो भी आपको पता रहनी चाहिए। तो माओ क्या है, इसलिए निरंतर स्थायी क्रांति की बात करता है। लेनिन और मार्क्स में वर्ग संघर्ष में एक अंतर और है, लेनिन वाला भी मैं बता देता हूँ। मार्क्स कहता है सबसे पहले जो वर्ग संघर्ष है सबसे उच्चतम अवस्था में विकसित देशों में होता है। वर्ग संघर्ष कहाँ होगा, शोषण सबसे ज्यादा कहाँ होगा, विकसित देशों में। वहीं लेनिन कहता है कि वर्ग संघर्ष पिछड़े देशों में ज्यादा होगा, इसलिए क्रांति भी पिछड़े देशों में पहले होगी। क्यों होगी? तो बेसिकली लेनिन तर्क देते हैं, कहते हैं कि जो वास्तव में पिछड़े देश हैं, जो उपनिवेशिक शासन के तहत शोषण जिनका हो रहा है, उस उपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप विकसित देशों के श्रमिकों को भी लाभ का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। इसलिए विकसित देशों के श्रमिकों का जो है क्रांति में भाग नहीं लेंगे, तो इसलिए सबसे पहले क्रांति भी पिछड़े देशों में होगी और स्वर संघर्ष भी पिछड़े देशों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा लेनिन का मानना है। तो ये परिवर्तन भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना मित्रों। आगे देखते हैं तो आपको जो विचार है आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना, ये मित्रों एंगल्स ने दी थी अपनी पुस्तक एंटी ड्यूरिंग। ये बुक है एंगल्स की एंटी ड्यूरिंग, ठीक है ना। मूलतः जर्मन में लिखी गई थी। मूलतः किस में लिखी गई थी? जर्मन भाषा में 1878 में, 22 कम 1900 में लिखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1907 में अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। इसमें एंगल्स आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना में क्या कहता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राक्सिस थ्योरी। इसमें क्या कहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना क्या है। आत्म प्रेरित व्यवहार का मतलब सीधा सा है स्वतंत्रता, समांतर, बंधुत्व वाला आदर्श, सीधा सा है। तो वास्तव में आत्म प्रेरित व्यवहार तभी होगा, व्यक्ति मानवता से तभी चलेगा जब असमानता नहीं होगी। तो वास्तव में एंगल्स कहता है प्रागैतिहासिक काल में सभी आत्म प्रेरित व्यवहार से संचालित थे, क्योंकि वहाँ संपत्ति सबकी सामूहिक थी, असमानता नहीं थी। लेकिन जैसे इतिहास का प्रारंभ होता है, दास अवस्था आती है, आत्म प्रेरित व्यवहार समाप्त होने लगता है। फिर उसके बाद सामंतवाद में और कहीं
आत्म प्रेरित व्यवहार या स्वतंत्रता समाप्त होती है। पूंजीवाद में लगभग आत्म प्रेरित व्यवहार समाप्त हो जाता है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष और शोषण उच्चतम अवस्था में रहता है। उसके बाद क्या होता है, सरबराह के अधिनायक तंत्र में, किसमें निरंतर कम कब होता है, सरबराह के अधिनायक तंत्र में। जैसे ही सरबराह का अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है, सभी को श्रमिक बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वास्तव में पुनः आत्म प्रेरित व्यवहार से व्यक्ति चलने लगता है। स्वार्थ के स्थान पर समानता आती है, समानता आती है तो आत्म प्रेरित व्यवहार आएगा, आत्म प्रेरित व्यवहार आएगा तो आत्म प्रेरित व्यवहार आने लगता है। साम्यवाद में कहता है जैसे ही वर्गविहीन शोषणविहीन राज्यविहीन साम्यवाद आएगा, पूर्णतः आर्थिक समानता की स्थापना होगी, तो व्यक्ति आत्म प्रेरित व्यवहार से भी संचालित होगा, मानवता से भी संचालित होगा, ऐसा एंगल्स ने कहा था। तो इसमें तनाव नहीं लेना कि आत्म प्रेरित व्यवहार की संकल्पना किसने दी थी, एंगल्स ने। कौन सी पुस्तक में दी थी, एंटी ड्यूरिंग में। एंटी ड्यूरिंग कब लिखी गई थी, 1878 में। अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1907 में। मूलतः किस में लिखी गई थी, जर्मनी में। क्या कहता है, प्रागैतिहासिक काल में यानी कि आदिम साम्यवाद व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र था क्योंकि निजी संपत्ति नहीं थी, असमानता नहीं थी। लेकिन जैसे इतिहास प्रारंभ होता है, दास अवस्था प्रारंभ होती है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होने लगती है, सामंतवाद में और कम हो जाती है, पूंजीवाद में समाप्त प्राय हो जाती है। इसलिए शोषण भी उच्चतम अवस्था में होता है, स्वतंत्रता तो रहती नहीं, शोषण रहता है। अब शोषण रहेगा तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। तो बेसिकली कहता है जब सरबराह का अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है क्रांति के माध्यम से, तो पुनः स्वतंत्रता लौटने लगती है, इसलिए व्यक्ति आत्म प्रेरित व्यवहार करने लगता है। और साम्यवाद में कहता है जैसे ही साम्यवाद आएगा, वर्ग विहीन शोषण विहीन राज्य विहीन अवस्था आएगी, तो आत्म प्रेरित व्यवहार पुनः विकसित हो जाएगा, पुनः व्यक्ति संचालित होने लगेगा। इस प्रकार से एंगल्स भी साम्यवाद के माध्यम से कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता साम्यवाद में निहित है और इसलिए साम्यवाद की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों अब हम चलते हैं मार्क्स के एकाकीपन सिद्धांत पर, अलगाव सिद्धांत पर, विषबंधन का सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलिनेशन थ्योरी। ये युवा मार्क्स के विचार हैं, युवा मार्क्स के विचार हैं, यानी कि इनके जो विचार हैं युवा काल के हैं, जो मार्क्स ने अपनी पुस्तक आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में प्रकाशित किया था इस सिद्धांत को, और इसी से नव मार्क्सवादी कहीं ना कहीं प्रभावित भी हैं। लेकिन ये आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां पुस्तक जो है मार्क्स ने 1844 में लिख दी थी, लेकिन मानव जगत के सामने ये 1932 में आई थी। कब आई थी, 1932 में। यानी कि मार्क्स का एकाकीपन का सिद्धांत मार्क्स ने लिख तो कब दिया था, 1844 में, लेकिन हमारे सामने कब आया, 1932 में। परंतु मार्क्स से भी पहले हमारे सामने एक एकाकीपन का सिद्धांत और आ गया था, वो विद्वान थे प्रस्तुत करने वाले जॉर्ज लुकास। सिंपल मार्क्स की तरह ही करते हैं सेम, लेकिन ये इनकी विद्वानता का हैसियत है कि जो मार्क्स ने प्रस्तुत किया वो इन्होंने ही प्रस्तुत कर दिया। इनका सबका हमारे सामने आया 1924 में। जॉर्ज लुकास की पुस्तक भी है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस। अब ये एकाकीपन का सिद्धांत है क्या, वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले एकाकीपन का सिद्धांत दिया किसने, मार्क्स ने। लेकिन हमारे सामने, दुनिया के सामने किसका एकाकीपन सिद्धांत सामने आया, जॉर्ज लुकास का। जॉर्ज लुकास की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, 1924। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब मार्क्स एकाकीपन का जो सिद्धांत देता है उसमें कहता है कि आज पूंजीवाद में मनुष्य अलगाव का शिकार हो रहा है। किसका शिकार हो रहा है, अलगाव का। और इस अलगाव जो हो रहा है पूंजीवाद में, उसके 4 स्तर देखने को मिलते हैं। पहला, उत्पादन प्रणाली से अलगाव, क्योंकि आज उत्पादन प्रणाली पर मानव का नाम हट गया और कंपनी का नाम आ गया है। देखो मित्रों, आज कहीं भी देखो, पहले हम स्वेटर पहनते थे, शर्ट पहनते थे, पैंट पहनते थे तो टेलर का नाम आता था, और कहीं ना कहीं स्वेटर वगैरह पहनते थे तो दादी नानी का नाम आता था। लेकिन अब तो स्वेटर भी कंपनी का है, पैंट शर्ट भी कंपनी के, तो कंपनी का नाम आता है। दादी नानी और टेलर से लगाव लगभग खत्म सा हो गया है। दूसरा, पर्यावरण से अलगाव हो गया है। पहले इंसान खुले खेतों में काम करता था, लेकिन आज बंद कमरों में काम करता है, इसलिए कमजोर, नीरस है, शारीरिक क्षमता उसमें कम हो गई है। तीसरा, साथियों से अलगाव कहता है हो गया है, क्योंकि पहले आदमी खेती में काम करता था तो दोस्ती भी हुआ करती थी, धर्मवीर वाली हुआ करती थी। लेकिन आज तो प्रतियोगिता भरा युग है, इसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना प्रतियोगी मानता है, शत्रु मानता है, तो इसलिए साथियों से भी अलगाव हो गया है। चौथा, स्वयं से भी अलगाव हो गया है। पहले इंसान अपने सेहत पर ज़्यादा ध्यान रखता था, अब तो बस पैसों के लिए किडनी बेचने को तैयार है। और
अपनी क्षमता से भी अधिक काम कर रहा है, बस मशीन बन गया है, तो सब स्वयं से अलगाव वाली स्थिति भी आ गई है। तो इस प्रकार एकाकीपन के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स पूंजीवादी में जो मानव की समस्याएं आ रही हैं वो हमारे सामने व्यक्त करता है। कहता है इस एकाकीपन का अंत कब होगा, तो इसमें कहता है जब साम्यवाद आएगा तभी खत्म होगा, जब क्या है, योग्यता के अनुसार व्यक्ति करेंगे कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतनमान प्राप्त करेंगे। कैसे कार्य करेंगे साम्यवाद में? योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतनमान प्राप्त करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना। तो साम्यवाद में जैसे ये वाला नियम लागू होगा कि योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन, यानी कि साम्यवाद की पूर्णतः स्थापना हो जाएगी, तो एकाकीपन भी कहता है समाप्त हो जाएगा। आगे मित्रों हम देखते हैं कि बेसिकली मार्क्स के धर्म संबंधी विचार। मार्क्स जो एक पुस्तक लिखते हैं क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट, इसमें कहते हैं धर्म अफीम की गोली है, धर्म का विरोध करते हैं। तो मार्क्स की भांति अर्जकतावादी, पुनर्जागरण के समर्थक, विज्ञानवादी भी कि धर्म का विरोध करते हैं, मार्क्स का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? मार्क्स का। मार्क्स का समर्थन करते हैं, लेकिन धर्म का क्या करते हैं? विरोध। लेकिन जो नवरूढ़ीवादी उत्तर आधुनिकतावादी हैं, ये मार्क्स के इस विचार की आलोचना करते हैं, ये कहीं ना कहीं धर्म का समर्थन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आए तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, भाई मार्क्स धर्म के मामले में किससे समानता रखता है? अर्जकतावाद, पुनर्जागरण, वैज्ञानिकवाद से समानता रखता है। धर्म को अफीम की गोली कहता है, तो कहता है धर्म शोषण का उपकरण है। वहीं नवरूढ़ीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद मार्क्स से असहमति रखते हैं, वो धर्म को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करना है। उत्तर आधुनिकतावाद में आपको माइकल फूको का नाम ध्यान है, देकार्ते का नाम ध्यान है। तो ये छोटे छोटे विचारक भी आप पता है आगे पढ़ेंगे, थ्योरी में मैंने डाल भी रखा है, लेकिन आपको मैंने दोबारा से फिर बताने की चेष्टा की है। आगे चलते हैं मित्रों, मार्क्स की संपत्ति संबंधी विचार क्या हैं? संपत्ति संबंधी विचारों में इनके किस पुस्तक में देते हैं? ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1843 में देते हैं। इसमें संपत्ति को दो भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति। और कहते हैं व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसमें तो क्या आएगा भाई, रोटी है, कपड़े हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हैं, वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। निजी संपत्ति स्थायी संपत्ति है। व्यक्तिगत संपत्ति तो क्या है? अस्थायी। और निजी संपत्ति क्या है? स्थायी। कहता है जो असमानता का कारण व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, निजी संपत्ति है। इस निजी संपत्ति के कारण ही असमानता आती है और संघर्ष उत्पन्न होता है कि दास अवस्था में जैसी निजी संपत्ति आती है आदिम साम्यवाद में, वैसी दास अवस्था आ जाती है। तो कहते हैं हमें निजी संपत्ति को समाप्त करना है और इसकी जगह समानता लानी है, और व्यक्तिगत संपत्ति कहीं भेदभाव उत्पन्न नहीं करती है मानव के बीच में, ये बनी भी रहे तो परेशानी नहीं है। कौन सी पुस्तक में कहता है? ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मार्क्स की किस पुस्तक में व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति में अंतर करता है? तो ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन में करता है। व्यक्तिगत संपत्ति क्या है? अस्थायी संपत्ति है। निजी संपत्ति क्या है? स्थायी संपत्ति है। भेदभाव का कारण क्या है? निजी संपत्ति है। ये छोटी छोटी बातें, असमानता का कारण क्या है? निजी संपत्ति है। वर्ग संघर्ष का कारण क्या है? निजी संपत्ति है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे तो इसको 2 मिनट में याद कर लेंगे, आप तो एकलव्य जैसे दिखाई देते हैं मुझे। तो आप देखिए मार्क्स के राज्य संबंधी विचार। अब मार्क्स के राज्य संबंधी विचार क्या हैं? ये भी एंगल्स की पुस्तक से ही हमें जानकारी मिलती है। देखो मित्रों मैं बताता हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मार्क्स के जो विचार है राज्य संबंधी विचार, तो देखें क्या है राज्य संबंधी विचार। तो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं, आप तनाव ना लें। वास्तव में राज्य संबंधी विचार की सही व्याख्या एंगल्स ही करता है। कौन सी किताब में? ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में। ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में। ये 1884 में लिखी थी, मूलतः जर्मन भाषा में, लेकिन 1902 में इसका अंग्रेजी संस्करण आया था। अंग्रेजी में 1902 में प्रकाशित हुई, लेकिन मूल भाषा जर्मन में लिखी गई। इसमें एंगल्स की किताब है, मार्क्स के जो सहयोगी थे उसमें एंगल्स कहते भी हैं, और ऑन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में कहते हैं
कि बेसिकली पहली शोषक संस्था जो थी परिवार थी, पहला शोषित वर्ग महिला थी। फिर कहते हैं जैसे निजी संपत्ति का उद्भव होता है आदिम साम्यवाद में, तो दास समाज का उद्भव हो जाता है। तो दास समाज में क्या है, पूरा समाज दो भागों में बटा रहता है, स्वामी और दास। स्वामी शोषक वर्ग होता है और दास जो होता है वो शोषित वर्ग होता है। तो कहता है जो स्वामी है अपनी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य जैसी शोषक संस्था का निर्माण करता है। कौन करता है? शोषक वर्ग। कहता है स्वामी शोषक वर्ग अपनी निजी संपत्ति की रक्षा के लिए, निजी संपत्ति की रक्षा के लिए किसका निर्माण करता है? राज्य का निर्माण करता है। तो यानी कि ये राज्य को शोषक संस्था मानता है। क्या मानते हैं? राज्य कैसी संस्था है? एक शोषक संस्था है, शोषणकारी संस्था है, इसलिए राज्य को अच्छा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? अच्छा नहीं मानते। कहते राज्य को समाप्त करने की बात करते हैं, तभी तो साम्यवाद की बात करते हैं। तो फिर आगे क्या कहते हैं कि वास्तव में राज्य संबंधी विचारों में कहते हैं सामंतवाद में आता है। जैसे ही तकनीक का आविष्कार होता है, दास अवस्था में हल्के युग का आविष्कार होता है, तो सामंतवाद आता है। सामंतवाद में दो वर्ग रहते हैं, जमींदार और कृषक। शोषण बढ़ जाता है, इसलिए राज्य का कार्य और शक्ति भी बढ़ जाती है। पूंजीवाद में राज्य का कार्य और शक्ति उच्चतम अवस्था में होती है, इसलिए पूंजीवाद में शोषण और वर्ग संघर्ष भी उच्चतम अवस्था में होता है। फिर कहते हैं कि वास्तव में जैसे श्रमिक वर्ग क्रांति करके सरबराह के अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है, तो उस समय राज्य तो बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे राज्य की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि सभी श्रमिक बनने लगते हैं। तो कहते हैं जब सभी श्रमिक बन जाते हैं, शोषण समाप्त हो जाता है, तो राज्य भी लुप्त हो जाता है। स्टेट इज वाइदर अवे। राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, अपने आप लुप्त हो जाता है। जैसे अवशेषी अंग लुप्त हो गए, ऐसे कहते हैं जब निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि राज्य शोषक संस्था है। जब शोषक वर्ग ही नहीं रहेगा तो राज्य भी लुप्त हो जाएगा, ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहता है राज्य लुप्त हो जाएगा। अब लेकिन मार्क्स ने तो कह दिया कि सरबराह का अधिनायक तंत्र शीघ्र ही किस में बदल जाएगा? साम्यवाद में बदल जाएगा और शीघ्र ही राज्य लुप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मार्क्स के अनुयायी भी थे, बाद के ऐसे विचारक भी थे जो कहते हैं नहीं, राज्य तो बना रहेगा। ऐसे कौन कौन से हैं जो मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं थे कि वास्तव में राज्य शीघ्र समाप्त हो जाएगा? उसमें दो नाम लिए जाते हैं, एक स्टालिन का और दूसरा है माओ का। स्टालिन तो एक देश में समाजवाद का नारा देते हैं। उन्होंने जितनी भी वैश्विक शाखाएं थी साम्यवाद की वो भंग कर दी थी, इसलिए एम एन राय की भी उनके साथ मतभेद हो गए थे। उन्होंने एक देश का समाजवाद में नारा दिया। उन्होंने कहा रूस में साम्यवाद आ गया, इसका मतलब पूरी दुनिया में आ गया। वो राज्य को बनाए रखते हैं, राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा माओ का नाम आता है। माओ कहते हैं सरबराह के अधिनायक तंत्र में वर्ग संघर्ष उतनी तेज रहता है जैसे पूंजीवाद में रहता है। अब इस वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए, पूंजीपतियों को दबाने के लिए लंबा समय लगेगा और इसमें राज्य की आवश्यकता भी पड़ेगी, इसलिए राज्य लंबे समय तक बना रहेगा। तो वो कहते हैं साम्यवाद लेट आएगा। तो इसलिए वो निरंतर क्रांति की बात भी करते हैं। कहते हैं हमें सभी क्षेत्रों में क्रांति करनी होगी और इसमें राज्य अब किसके लिए काम करेगा? श्रमिक के लिए काम करेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मार्क्स ने जो कहा था कि सरबराह के अधिनायक तंत्र के बाद शीघ्र साम्यवाद आ जाएगा, शीघ्र राज्य लुप्त हो जाएगा, वहाँ माओ सहमत नहीं थे। माओ कहते हैं राज्य लंबे समय तक बना रहेगा और स्टालिन तो एक देश में समाजवाद में राज्य को बनाए रखने की वकालत कर ही देते हैं। तो ये भी मार्क्स के विचार आपको समझने हैं कि राज्य के बारे में एंगल्स मार्क्स का क्या था और उसके बाद माओ ने और किस प्रकार से स्टालिन ने परिवर्तन किया, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं मार्क्स पर पुस्तकें हैं कि मार्क्स पर किन्होंने पुस्तकें लिखी। मैंने कुछ पुस्तकें तो आपको बीच में ही बता दी हैं, लेकिन कुछ और स्पेशल पुस्तकें हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, चाहे नेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, तो अब आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी टिपिकल सवाल आने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहली पुस्तक है फ्रेंच मेहरिंग की। इस पुस्तक का नाम है कार्ल मार्क्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। ये 2003 में लिखी है। किसकी किताब है? फ्रेंच मेहरिंग की है। कार्ल मार्क्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ कब की है? 2003 की है। फिर जोसेफ शुम्पेटर किताब लिखते हैं द 10 ग्रेट इकोनॉमिस्ट मार्क्स टू कीन्स। तो 10 जो ग्रेट अर्थशास्त्री हैं उनमें जोसेफ शुम्पेटर मार्क्स की भी गणना करते हैं। 1952 में शुम्पेटर ने किताब लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर डेनियल लिटले लिखते हैं मार्क्सिज्म एंड मेथड, ये 2017 की है।
ये मार्क्स का जो मेथड है उस पर पूरा विश्लेषण करते हैं। फिर डीबी बोटामार हैं जो अभिजनवादी भी हैं, तो ये किताब लिखते हैं डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट 1991 में। ये पुस्तक भी आपको डीबी बोटामार की भी ध्यान में रखनी है। चारों किताबें ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन चारों को VVMP लिख सकते हैं और याद करनी होंगी आपको। आगे चलते हैं मित्रों। PN फेडसेवेव की किताब है कार्ल मार्क्स ए बायोग्राफी, ये 1973 में लिखी है। तो PN फेडसेवेव की किताब क्या है? कार्ल मार्क्स ए बायोग्राफी, ये 1973 की है। फिर बोरिस निकोलोवस्की की है कार्ल मार्क्स मैन एंड फाइटर, ये 2007 की है। ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, ये भी आपको ध्यान रखनी है। PN फेडसेवेव की कौन सी है? कार्ल मार्क्स ए बायोग्राफी 73 की है। बोरिस निकोलोवस्की की कौन सी है? कार्ल मार्क्स मैन एंड फाइटर 2007 की है। तो ये मैंने 6 किताबें आपको बताई, तो ये मित्रों आपको याद करनी है। इनको लिख के याद करें, बार बार देख के याद करें, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, मार्क्स की जीवन लेखिका स्टेपनोवा है। इसका नाम तो मैंने पिछली वीडियो में भी ले दिया था। अब दूसरे जो जीवन लेखक हैं इनके मार्क्स के, वो हैं फ्रांसीसी वहीन। अब ये ध्यान रखना है कि मार्क्स के जीवनी लेखक के 2 के नाम मैंने बताए, एक स्टेपनोवा, एक फ्रांसीसी वहीन, दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। अब एक का नहीं, एक का मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्टेपनोवा का, तो पहले का। अब फ्रांसीसी वहीन को भी ध्यान रखना, तो आप पूछ लेगा कौन सा नहीं है, दोनों हैं, तो दोनों ध्यान रखना। तीसरा क्या है? एक जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेcht रिसल का एक कथन है, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेcht रिसल क्या कहते हैं? मार्क्स वैश्वीकरण के पहले आलोचक थे। अब ये क्वेश्चन बनता है, किसने कहा मार्क्स वैश्वीकरण के पहले आलोचक थे? जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेcht रिसल ने कहा है कि वैश्वीकरण के पहले आलोचक मार्क्स थे। उन्होंने असमानता के प्रति चेतावनी दी थी, पूरा कथन ये है। तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे कि वैश्वीकरण का पहला आलोचक मार्क्स को किसने कहा है? तो जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेcht रिसल ने कहा है, ये बहुत है। तो ये मित्रों सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मार्क्स को मैंने आपको काफ़ी हद तक पढ़ाया, आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई चाहता हूँ। फिर हम आगे वीडियो मिलेंगे लेनिन पर, फिर माओ पर, फिर नव मार्क्सवादी पर। तो मित्रों इसी के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।